नमस्कार। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक द्वितीय भाषा हिंदी के सभी छात्रों का और हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का सहर्ष स्वागत करता हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2020-21 से बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। इस नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी का तीसरा प्रश्न पत्र कथ्यतर गद्य, इसको लेकर मैं आपके सन्मुख पिछली कई कड़ियों से उपस्थित होता आ रहा हूँ। पाठ्यक्रम में समाविष्ट विभिन्न कथ्यतर विधाओं का विवेचन विषय वस्तु के साथ आपके सन्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास मैंने किया है। पिछली कुछ कड़ियों के अंतर्गत हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्य निबंधकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य विधा का विवेचन आपके सन्मुख रखता आ रहा हूँ। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के एक प्रथित एस प्राप्त व्यंग्यकार हैं। उन्होंने मानवीय जीवन, समाज, राजनीति, धर्म के अंदर एक अच्छाई निर्माण करने के लिए, सत्यता लाने के लिए, गलत रास्ते पर चलने वालों की आंख खोलने के लिए व्यंग्य विधा का सृजन किया। जैसे इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इस व्यंग्य विधा के माध्यम से उन्होंने भारतीय प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर करारा व्यंग्य किया है। आपने पिछली लगभग 5 कड़ियों के माध्यम से इसको आपने सुना। मित्रों, इस विधा को हो या किसी भी विधा को हो, मैंने बड़े ही विस्तार के साथ आपके सन्मुख रखने का प्रयास किया है। पिछली कड़ी में आपने देखा कि बेगुनहगार को सजा कैसे दिलाई जाती है और ऊपर वाले को कैसे खुश रखा जाता है। ऊपर वाला भी खुश हो, जेब भी भरे खुद की, ऊपर वाले की भी भरे। गुनहगार भाग गया तो भाग गया, लेकिन जो मदद करता है उसको गुनहगार साबित करने की कला और उसके विरोध में एविडेंस तैयार करने की कला पुलिस के पास कैसी होती है, जिसको आपने पिछली कड़ी में सुना। ये मातादीन की कला देखकर मातादीन चांद पर गए हैं वहां के पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए। उनकी यह कला देखकर वहां के पुलिस स्टेशन के कोतवाल मातादीन के पांव में लिपट गए और उन्होंने कहा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। मातादीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामाचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। किस आदमी को? कौन से आदमी को? जिसने उस मृत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। मारने वाले भाग गए, मदद करने वाले को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा देने लगे। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। ये व्यंग्य है हमारे देश की व्यवस्था पर मित्रों, और लेखक ने वास्तविक लिखा है, कोई गलत नहीं है। हरिशंकर परसाई जी का एक भी शब्द गलत नहीं है मित्रों। सच बोलता है तो सबको गुस्सा आता है। संत कबीर सच ही बोलते थे, लोग उन्हें पत्थरों से मारते थे। आप सच बोलने जाओगे तो आपको भी लोग मारेंगे, आपकी पूजा नहीं करेंगे, आपका स्वागत नहीं करेंगे।
लेकिन सच बोलना चाहिए। व्यवस्था के विरुद्ध, गलत व्यवस्था के विरुद्ध उंगली उठानी चाहिए। तो देखिए, हरिशंकर प्रसाई जी ने वास्तविक चित्रण किया है। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोग में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती लेते। ये पुलिस को शोभा नहीं देता, ये किसको शोभा देता है? नेता को। अब बताइए मित्रों, हरिशंकर प्रसाई जी ने यहाँ पर पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, लेकिन नेता राजनीति की कपड़े उतारे हैं, उसको नंगा करने की कोशिश की। मित्रों, शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। ये व्यंजना शब्द शक्ति है, अभिधा नहीं है, लक्ष्यार्थ नहीं है। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आ गए। दीवारों को भी कान होते हैं। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवरों से बदतर हो गए, सरकार फौरन इस्तीफा दे। कौन बचाएगा? कौन बीमार बाप का इलाज करवाएगा? इलाज करवाने के लिए बेटा लेकर जाएगा, रास्ते में बाप मरेगा तो लेकर कौन जा रहा था उसको सजा होगी। डूबते हुए बच्चे को कोई बचाने की कोशिश क्यों करेगा? यदि करेगा और बच्चा डूबकर मर जाएगा तो बचाने वाले को सजा हो जाएगी। ये बातें संसद से बाहर आ गई। जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाने की कोशिश की। कौन करता? आदमी जानवरों से बदतर हो गए। ये चर्चा चांद पर की संसद में चल रही थी। ये चर्चा आज हमारे हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में चलती है। मनुष्य मनुष्य नहीं रहे, जानवर बन गए। जानवरों से भी हिंस्र जानवर, जंगली। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। माता दिन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कोई रातें सोए नहीं हैं। रुआं से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दिन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। बहुत कुछ किया आपने, क्योंकि संस्कृति का विनाश हो गया, मानवता मर गई, दानवता का उदय हो गया। माता दिन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दिन जी को वापिस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए ईडी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े, क्योंकि पुलिस को बहुत कुछ सिखाया ना इन्होंने। वहाँ के बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वो पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था,
इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद। पर आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुत्व व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से विश्वासघात किया है, क्योंकि मानवीय संस्कृति का ह्रास यानी विश्वासघाती है ना। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता। आज जाता है क्या? कोरोना में कोई मर गया तो मानवता मर गई है मित्रों। परसों एक वीडियो क्लिप मैंने देखी, हमारे देश के रेल राज्य मंत्री जिनका कोरोना की वजह से निधन हो गया, तो उनकी अंत्य संस्कार कैसे हुए। जानवर का भी, मरे हुए जानवर का भी किसान नहीं करता मित्रों वैसा, कुत्ते का भी आदमी नहीं करता वैसा। गड्ढा खोद कर उसके अंदर डाले गए, ऊपर से फेंके गए, हाथों से नहीं, यंत्र की सहायता से। आपने कितना विकास किया है, विज्ञान में कितनी तरक्की की है। एक तरफ वैज्ञानिक तरक्की दिखाई दे रही है, लेकिन मानवता का ह्रास हो रहा है। उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंस दिया गया। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वो डरता है बाप मर गया तो उस पर ही कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं आता। डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न हो जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें बचाने नहीं जाता, इस डर से कि उस बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारी मानवीयता संबंध समाप्त हो रहे थे। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। ये राम राज्य के ऊपर भी करारा व्यंग्य है मित्रों। बोलते हैं ना कि भारत में राम राज्य, काहे का राम राज्य। तो बहुत बड़ा व्यंग्य यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने इस निबंध के माध्यम से किया है मित्रों। मानवता खतरे में है, लेकिन बाहर चिल्लाया जा रहा है धर्म खतरे में। जाति जाति में तनाव, भाई भाई में तनाव, हर जगह तनाव दिखाई दे रहा है, तनाव सदृश स्थिति। संस्कृति का पूर्णतः विनाश। और इस विनाश की मूल जड़ क्या है, मूल कारण क्या है? तो ये व्यवस्था है मित्रों। आपके जीवन के वे दिन याद कीजिए, आज से 10 साल पहले के, 15 साल पहले के, 20 साल पहले के। क्या सामाजिक समरसता थी उस समय, पारिवारिक सौहार्द था, आपसी प्रेम था। आज वैज्ञानिक तरक्की इतनी हो गई है, हर किसी के पास मोबाइल है, लेकिन उस मोबाइल का इस्तेमाल किस रूप में वे कर रहे हैं। एक घर में हर किसी सदस्य के पास मोबाइल है। एक कमरे में होते हुए भी वे आपस में बातें नहीं करते, अपने मोबाइल में गड़े रहते हैं। मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, वो यंत्र बनता जा रहा है। संवेदनाएं शून्य मनुष्य। कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, मर रहा है, डूब रहा है, कुछ नहीं लग रहा। कीड़े मकोड़ों की तरह मनुष्य मरते जा रहे। ये किसके कारण? इस व्यवस्था के कारण।
और ऐसी व्यवस्था के ऊपर एक सरदही साहित्यकार ही कलम चलाता है। ये परंपरा है मित्रों हिंदी साहित्य के अंतर्गत। हर साहित्यकार ने समाज हित के लिए साहित्य लिखा। सहितस्य साहित्यम, यह मूल उद्देश्य है साहित्य लेखन का, साहित्य सृजन का। मानवता के मार्ग पर ये बिछाए हुए साहित्यिक फूल है मित्रों, ये संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति का जतन है। अब साहित्य उन 60 के दशक का पढ़िए, स्वातंत्र्य पूर्व काल का पढ़िए, 80 के दशक का पढ़िए, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं मानवता दिखाई देगी। लेकिन आज के साहित्य में वैश्वीकरण के प्रभाव से प्रभावित ये साहित्य भौतिक सुख साधनों के लिए जुटा हुआ यह मानवीय समुदाय, और इस समुदाय का खून के रिश्तेदारों से भी कोई संबंध नहीं। बिल्कुल, ये क्या है? ये साहित्य मित्रों हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। और ऐसा ही साहित्य भी द्वितीय वर्ष के इस तीसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत कथ्योत्तर गद्य में रखा गया है, जिसको आप क्रमशः आगे चलकर भी सुनोगे। और आपने बहुत गंभीरता से मेरी ये बातें लगभग इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इसको पिछली 6 कड़ियों से आपने सुना, इसलिए आप सभी के प्रति पुनः एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और पुनः हम मिलेंगे नए विषय को लेकर। धन्यवाद।